बदलाव ही प्रगति का पहला कदम है। आज जीएसटी में नए बदलाव आए हैं जो बिजनेस को और मजबूत बनाएंगे, प्रोसेसेस को और आसान बनाएंगे। ये सिर्फ नियम नहीं, ये एक नई सोच है। ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और ग्रोथ की तरफ एक नया रास्ता। चलिए इस बदलाव को अपनाएं, नए अवसर खोजें और मिलकर बनाएं एक मजबूत और विकसित भारत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, जहां हम इकोनॉमी, पॉलिसी और बिजनेस को समझने में आपकी मदद करते हैं। मैं हूं सिमरन और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर व्यक्ति, हर बिजनेस ओनर और हर कंज्यूमर को प्रभावित करता है, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे शो के मेंटर सुनील कुमार गुप्ता जी, जो टैक्स प्लानिंग और बिजनेस मैनेजमेंट पर हमेशा प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। आइए पहले एक नजर डालते हैं इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व पर। और आज मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे मार्गदर्शक जिनकी सोच सीमाओं से भी परे है। सार्क के संस्थापक, इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम के जनक और भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने वाले प्रेरक व्यक्तित्व श्री सुनील कुमार गुप्ता जी। आपने अपने अनुभव, दूरदृष्टि और नेतृत्व से अनगिनत उद्यमियों को नई राह दिखाई है और हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं इस मिशन में, जो भारत के विकास की कहानी हर घर तक पहुंचाने का संकल्प है। और हमारे आज के गेस्ट हैं सीए चंद्रशेखर अकुला जी, जो जीएसटी के टेक्निकल पहलुओं, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और ग्राउंड लेवल चैलेंजेस पर डेटा के साथ बात करेंगे। तो आइए पहले एक नजर डालते हैं इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व पर। आज हमारे साथ हैं सीए चंद्रशेखर अकुला जी, जो सार्क एंड एसोसिएट्स के फाउंडिंग पार्टनर हैं। ऑडिट, टैक्स, रिस्क एडवाइजरी जैसे क्षेत्रों में उनकी बेहतरीन पकड़ है। प्रोफेशनल और समाज सेवा दोनों में वो आगे हैं और कई बड़े संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे शो। नमस्कार जी। तो सुनील सर, आप शो के मेंटर भी हैं, तो मैं चाहती हूं कि पहला सवाल मैं आपसे लूं। तो जिस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी पिछले 8 सालों के जीएसटी से अलग है, उसके बारे में मैं चाहती हूं कि आप बात करें और इसका विकसित भारत 2047 से क्या संबंध है? देखिए, विकसित भारत 2047 से इसका बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि ये जो जीएसटी है ये सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, बल्कि एक समग्र आर्थिक और सामाजिक सुधार है। जब जीएसटी आया था तब ये फोकस था कि जितने भी तरह के इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनका यूनिफिकेशन किया जाए और सिंप्लीफिकेशन किया जाए। तो जितने भी तरह के अलग अलग टैक्स हमारे देश में हुआ करते थे उन सबको एक बनाया गया, उन सबको खत्म किया गया और एक जीएसटी को लाया गया जी। तो तब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ। जब जीएसटी चला और जीएसटी से अच्छी कलेक्शन होने लगी, तब सरकार ने सोचा कि अब इसको नया सुधार करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को, जिसे हमने बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी। तो इसके 3 मेन फीचर हैं यदि हम समझना चाहें तो। सबसे पहला है सिंप्लिसिटी और ट्रांसपेरेंसी। हमने क्या किया, इसको और सिंप्लीफाई किया कि पहले स्लैब बहुत सारे होते थे, जैसे 0% होता था, 5% होता था, 12, 18, 28। अब हमने सिंप्लीफाई करके 2 कर दिए हैं। अब हमारे 2 मेन स्लैब हैं, एक 5% का और एक 18% का। और कंप्लायंस को बहुत इजी कर दिया गया और ट्रांसपेरेंट कर दिया गया। और दूसरा यदि हम देखें तो सोशल इक्विटी और अफोर्डेबिलिटी, ये इसके 2 थीम थे। ये जो जितने भी अमेंडमेंट लाए गए जीएसटी में, वो इसीलिए लाए गए कि जिससे सोशल इक्विटी और अफोर्डेबिलिटी आए। सोशल इक्विटी कैसे कि जितने भी हमारे जरूरी आइटम थे, जैसे फूड के आइटम थे, मेडिसिन के आइटम थे, उन सबको नील रेटेड कर दिया गया, मतलब उनके ऊपर 0 टैक्स कर दिया गया। लेकिन जो लग्जरी और हार्मफुल आइटम थे उनको 40% कर दिया गया, जिससे सोशल इक्विटी रहे, आम व्यक्ति के लिए टैक्स कम रहे और लग्जरी चीजें इस्तेमाल करने वाले लोगों के ऊपर टैक्स ज्यादा हो, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसमें यह ध्यान रखा गया है कि आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हो और जो लग्जरी वाला अफोर्ड कर सकता है उसके लिए ज्यादा टैक्स हो, जिससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट बात है एमएसएमई और रूरल एम्पावरमेंट। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया कि जो हमारे फार्मर हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, एमएसएमई हैं, उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम होनी चाहिए। क्योंकि यदि उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी तो निस्संदेह उनका व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि उनकी सेल बढ़ेगी और हमारे देश का टोटल जीडीपी में वो ज्यादा योगदान दे पाएंगे। क्योंकि उनकी जो इनपुट कॉस्ट है, चाहे वो मशीनरी की है और जितने भी इनपुट कॉस्ट हैं, वो सब कम हो जाएंगी सब रेट को कम करने की वजह से। तो इससे एंटरप्रेन्योरशिप को भी बूस्ट मिलेगा। तो ये सब सरकार ने क्यों किया?
ये जो टैक्स स्लैब कम हुए, 2 स्लैब कर दिए गए, रेट कम कर दिया गया, जरूरी चीजों के ऊपर से टैक्स नील रेटेड या 5% कर दिया गया, वो इसलिए गया क्योंकि टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छी थी। सरकार ने देखा कि जब हमारा जीएसटी स्टेबलाइज हो गया और टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छी है, यदि मैं 24-25 का आंकड़ा देखता हूं तो जीएसटी कलेक्शन 22 लाख करोड़ से ज्यादा थी। अगर हम एग्जैक्ट बोलें तो 22.08 लाख करोड़ थी, और जो कि उससे पिछले साल को अगर मैं देखूं 23-24 उससे 9.4% का उसमें इंक्रीज था। मतलब कि जीएसटी तेजी से बढ़ रहा है, लगभग 10% के हिसाब से जीएसटी बढ़ रहा है। तो जब जीएसटी ज्यादा आना शुरू हो गया तो सरकार ने सोचा कि अब हम बिजनेस को बूस्ट देते हैं, जिससे पूरी इकोनॉमी भी हमारी और ज्यादा आगे आए, क्योंकि जीएसटी की वजह से जीएसटी सबको इंपैक्ट करता है, एक आम आदमी को भी इंपैक्ट करता है और एक बड़े आदमी को भी इंपैक्ट करता है, स्मॉल बिजनेस को भी इंपैक्ट करता है, फार्मर को भी इंपैक्ट करता है, एमएसएमई को भी इंपैक्ट करता है, सभी को इंपैक्ट करता है। ये जो रेट कम होंगे इससे जरूर थोड़ी बहुत कलेक्शन कम होगी, लेकिन उस कलेक्शन से ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमी बढ़ेगी। जब भी किसी चीज के रेट घटते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, और जब लोगों को सस्ता सामान मिलता है तो उनकी परचेज करने की पावर बढ़ती है, तो उससे अल्टीमेटली इकोनॉमी को कोई लॉस नहीं होगा, बल्कि इकोनॉमी और तेजी से आगे बढ़ेगी। चंद्रशेखर जी, आप आज हमारे गेस्ट हैं, तो हम चाहते हैं कि जीएसटी पर जितनी इंफॉर्मेशन आपसे ले सके हम ले लें। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद जीएसटी के रेट्स जो है वो किस तरीके से चेंज हुए हैं, और पुरानी और न्यू टैक्स स्लैब्स के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस आप देखते हैं? अभी पुराना रेजिम में अभी 5 रेट्स है। टिपिकली वो 18% का रेट पे आम आदमी का पॉकेट हिट हो रहे हैं जी। अभी नया रेजिम में उनको पूरा निकाल के थोड़ा एडजस्टमेंट्स किया अभी 28 पर्टिकुलरली 28% के एडजस्ट करके अभी 0%, 5%, 18% और 40% लगाया अभी। सो नया रेजिम में 40% नहीं है, लेकिन वो तो उधर एक सरचार्ज है कॉस्टली प्रोडक्ट्स लाइक लग्जरी प्रोडक्ट्स और सिन प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, दैट्स व्हाई आवर पीएम सेड कि ये दिवाली का तोहफा है। उनका अलग और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ा हुआ नया सिस्टम में। सो ईज ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स प्रोसेस भी पूरा ईज हुआ अभी नए सिस्टम में। सुनील सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कैसे सेग्रीगेट किया गया, क्या इनके पीछे मंशा थी कि ये वाली गुड्स जो है इस स्लैब में आएंगी और ये गुड्स इस पर्टिकुलर स्लैब में आएंगी? देखिए, जैसे मैं कहता सोशल इक्विटी, सोशल इक्विटी का मतलब कि जो हमारे देश में गरीब लोग हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, फार्मर हैं, उनके लिए या जो आम जनता है उसके लिए सस्ता, मतलब कि 0% और 5%, और जो लग्जरी गुड्स हैं या सिन गुड्स हैं जिसको लोग प्रमोट नहीं करना चाहते हम लोग, या लग्जरी है कि लग्जरी कार आप खरीदना चाहते हो तो उसको 40% के स्लैब पे लाएं। तो इसके पीछे एम यही है कि आम जनता को सुकून मिले, बिजनेसेस बढ़ें, छोटे बिजनेसेस, मीडियोकर बिजनेसेस और बाकी बिजनेसेस बढ़ें और आम जनता को सहूलियत मिले। चंद्रशेखर सर, तो मैं चाहती हूँ आप सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन सी पर्टिकुलर थिंग्स हैं वो कौन से स्लैब में आ रही हैं? अभी नया रेजिम में 0% में आएगा एसेंशियल आइटम्स लाइक फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, पनीर, एग्स, राइस, व्हीट, एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज, लाइफ सेविंग ड्रग्स, स्टेशनरी और अनब्रांडेड टॉयलेटरीज। सिमिलरली अभी 5% में आएगा एसेंशियल गुड्स और बेसिक पैकेज्ड आइटम्स जैसे पैकेज्ड फूड, बटर, घी, चीज, सीमेंट, स्पाइसेस, पर्सनल केयर आइटम्स और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन। सिमिलरली 18% में स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक टीवीज, एयर कंडीशनर्स एटसेट्रा, स्मॉल कार्स, 2 व्हीलर्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स और गुड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। अभी वो 40% में आएगा अभी वो बाकी गुड्स लाइक लग्जरी और सिन गुड्स जैसे लग्जरी कार्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, सिगरेट्स, पान मसाला एंड शुगरी बेवरेजेस। टिपिकली द रीजन बिहाइंड दिस मैंने सोचा कि अभी आम आदमी का परचेज पावर बढ़ाने के लिए अभी वो कॉस्टली प्रोडक्ट्स को 40% में रखा। वो मैंने अभी इंडिया का साउथ पोर्शन से, साउथ पार्ट से आया इधर, उधर कई भी मैंने इंक्वायरी किया आदमी से, वो लोग पूरा सेटिस्फाई हुआ नया रेट से।
और सिमिलरली ट्रेड और इंडस्ट्री जी। both are very happy with the new rates. Particularly they are able to enhance their working capital management also. बिल्कुल, By मतलब virtue of the new आम rates. जनता के लिए ये रिफॉर्म्स लाए गए थे और आम जनता इन रिफॉर्म से बहुत खुश है। Yes, yes. तो बात आज हो रही है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की। आपके जहन में जो भी सवाल हैं उसके जवाब इस प्रोग्राम में जरूर मिलने वाले हैं। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे। एक देश एक टैक्स, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन इसलिए बोला जाने लगा इसे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में। सुनील सर, अब इन रिफॉर्म्स के बाद कहा जाने लगा है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी। जब हम बात करते हैं विकसित भारत 2047 की, जो कि हमारा मिशन भी है, उसको किस तरीके से नेक्स्ट जेन जीएसटी स्ट्रेंथन करेगा? देखिए, सरकार का विजन समझिए आप, कि सरकार ने बोला कि पहले जीएसटी लाए, जीएसटी में उन्होंने सबको यूनिफिकेशन कर दिया, एक टैक्स कर दिया, मतलब एक देश एक टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन इसलिए बोला जाने लगा इसे क्योंकि सरकार ने कहा जब जीएसटी सक्सेसफुल हो गया अब हम फर्दर स्टेप उठाते हैं। तो फर्दर स्टेप में अगर मैं समझाना चाहूं तो इसके 7 पिलर हैं। मतलब इस पूरे नेक्स्ट जनरेशन क्यों बोलते हैं इस जीएसटी को हम, उसके लिए 7 पिलर हैं, एक तरह से 7 स्तंभ हैं हमारे। अगर मैं उसको एक एक करके समझाऊंगा तो आपको ज्यादा आसानी होगी और दर्शकों को ज्यादा आसानी होगी समझने में कि इस जीएसटी रिफॉर्म को हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी क्यों बोलते हैं। कि सबसे पहला जो स्तंभ है, जिसे हम पहला पिलर बोल सकते हैं, कि जीएसटी की सफलता के बाद हम आगे बढ़े हैं। जब जीएसटी में हम सफल हो गए तो हम आगे बढ़े, मतलब कि एक देश एक कर, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे टैक्स पेयर है वो ज्यादा बढ़े, उनका आधार बढ़े। और हमने इजी कर दिया कि अब 2 ही टैक्स होंगे भाई, 5% और 18% अधिकतर चीजों पे। तो अधिकतर चीजें 5 और 18 पे हो गई। हाँ, जो सेकंड है, सेकंड स्तंभ हम बोलते हैं, तो उन्होंने कहा रैशनलाइजेशन करते हैं कि फेयर टैक्सेशन होना चाहिए, फेयर टैक्सेशन हो और इजी हो सब कुछ, और रिफंड के प्रोसेस को भी उन्होंने तेज किया जिससे लोगों का कैश फ्लो अच्छा हो। और जब हम तीसरे स्तंभ की बात करते हैं या तीसरे पिलर की बात करते हैं तो उन्होंने बोला टेक्नोलॉजी के माध्यम से फाइलिंग को इजी कर दो, जिससे जो हमारे बिजनेसेस हैं वो अपनी फाइलिंग करते हुए उनको ज्यादा परेशानी ना हो। और जो छोटे और कम जोखिम वाले हमारे व्यवसाय हैं या व्यवसायी हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन है बहुत आसान कर दिया। और जो हमारे एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर को क्या दिक्कत आती थी कि उनका कैश फ्लो बिगड़ जाता था, क्योंकि यदि वो जीएसटी जो उनके जो एक्सपोर्ट करते थे जो भी प्रोडक्ट को, उसमें जो इनपुट वाली चीजें होती थी उसमें जो टैक्स दे देते थे, उसके लिए रिफंड का बना दिया उन्होंने। एक 90% के रिफंड का एक प्रोविजन कर दिया गया जिससे कि उनको कैश फ्लो ठीक हो पाए। और ई इनवॉइसिंग का जो है वो डिजिटल कंप्लायंस कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और एक और इंपॉर्टेंट बात की गई कि हमारे एआई, क्योंकि अब एआई का जमाना आ गया, सब कुछ एआई से चल रहा है, तो एआई पे आधारित हम देख रहे हैं कि कहाँ रिस्क है, क्या कोई आदमी टैक्स चोरी की काम तो नहीं कर रहा, उसको हम एआई के जरिए देखने लगे। मतलब कि जो टैक्स देगा उसके लिए सब कुछ सरल, जो टैक्स चोरी करना चाहेगा उसके लिए एआई है देखने के लिए कि कैसे चोरी करेगी। अगर हम चौथे स्तंभ की बात करते हैं तो चौथे स्तंभ में पहली बार ऐसा हुआ कि कंज्यूमर को फर्स्ट बोला। उन्होंने बोला कि उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देंगे। जैसे कैसे कि उन्होंने बोला जो नेसेसरी आवश्यक चीजें हैं वो 0 से 5 के ब्रैकेट में ले जाओ, और जो दूसरी वैल्यू है उन्हें 28 से घटा के 18 में ले आए। तो इस तरीके से चौथे स्तंभ पे उन्होंने काम किया। 5वां स्तंभ यदि हम देखते हैं तो उन्होंने बोला कि एमएसएमई और जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं उनको सशक्त बनाना जरूरी है। मतलब कि यदि हमारे देश का एमएसएमई सेक्टर और जो मैन्युफैक्चर करते हैं लोग, उनको हमें सशक्त बनाना है, जिससे कि मेक इन इंडिया को समर्थन दिया जाए, मेक इन इंडिया में लोग ज्यादा लोग आए और काम करें। छठे स्तंभ के रूप में यदि मैं देखूं तो हमारा नारा था कि मजबूत राज्य मजबूत भारत।
कि मतलब जब राज्य मजबूत होंगे तभी देश मजबूत होगा। तो सभी राज्यों के लिए अब जो ये जो जीएसटी के जितने भी नए प्रोविजन हैं उसमें सभी राज्यों का टैक्स भी बढ़ेगा, सभी राज्यों को ज्यादा पैसा मिलेगा टैक्स के रूप में। तो और सातवां यदि मैं देखूं कि सातवां इसका स्तंभ क्या है, तो कम कर अधिक खर्च। मतलब कि जब आपके ऊपर टैक्स कम लगेगा तो आपके पास पैसे ज्यादा बचेंगे। जब पैसे ज्यादा बचेंगे तो आप परिवार या जो भी फैमिलीज हैं ज्यादा सामान खरीदेंगे, मांग बढ़ेगी तो फिर हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट होगी, हमारी इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, आम आदमी को सस्ता सामान भी मिलेगा। इसी प्रकार से सस्ते उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग बढ़ेगी, जिससे कि वो उद्योग भी आगे बढ़ेंगे, इंडस्ट्री आगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारे 7 पिलर हैं जिस पे आधारित है नई जनरेशन का जीएसटी। इसीलिए लोगों ने इसका नाम कर दिया नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी। बिल्कुल, और बहुत ही सरल शब्दों में सुनील सर आपने बताया है, क्योंकि जब ये रिफॉर्म्स लाए गए थे, हम श्योर कि बहुत सारे लोगों को तो समझ में ही नहीं आया होगा कि इनका उन पर क्या डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आज जिस तरीके से आपने समझाया कि पिलर बाय पिलर क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसके तहत आम जनता पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रहने वाला है। चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से नेक्स्ट जेन जीएसटी के बारे में आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, तो अब ये भी जानने चाहेंगे हम कि रूरल इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभी आपका क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है। पहले वाला है फार्मर्स के लिए, सेकंड है एमएसएमई और थर्ड है रूरल इंडिया का। अभी फार्मर्स है, अभी इवन टुडे इंडिया में एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर एंड प्लेइंग ए वाइटल रोल। अभी वो सर्टेनली गवर्नमेंट हैड टेकन इनटू कंसिडरेशन दिस पर्टिकुलर सेक्टर एंड अभी हमारा फार्मर्स का मशीनरी को अभी रेट 5% में आया। So certainly that is an encouraging for all the farmers. Similarly, if you take the MSME, MSME is the one which is very very important sector. अभी इनका contribution है 30%, 30.1% है GDP में, और employment दिया अभी 25.18 करोड़ employees है, individuals के employment दिया MSME। So MSME का अभी बहुत मुश्किल काम है अभी वर्किंग कैपिटल मैनेज करना का। सिमिलरली कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल बहुत मुश्किल है एमएसएमई का। अभी नया रेजिम में अभी मोस्ट ऑफ द गुड्स अभी 5% को शिफ्ट हुआ। अभी इनका आउटपुट टैक्स भी अभी कम हुआ। सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऐसे बहुत आसान हो रहा है एमएसएमई को। सो सिमिलरली ईज ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स, ease of the whole process has become easy. So now MSME, the very very important factor is management of the working capital. Similarly, cost management with respect to manpower in filing the compliance returns and compliances. वो अभी नया regime में पूरा आसान हुआ. That is really a good benefit for MSME. बिल्कुल. And the third part is rural household. Like any other household, rural household is also very much benefited now because most of the products are now shifted to 0 and 5. So certainly their purchase power, that is our spending power, will certainly enhance, and the main aim of the government with respect to Viksit Bharat 2047 is really the goal that we are really going to succeed and we are really going to achieve with the new regime of GST. जी बिल्कुल. तो बात आज हो रही है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की. आपके जहन में जो भी सवाल हैं उसके जवाब इस प्रोग्राम में जरूर मिलने वाले हैं. यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे. So we can immediately file the we can visualize our refund. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. सुनील सर, आप इस जीएसटी रिफॉर्म को इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर कैसे देखते हैं? जो एक्सपोर्टर का जो बॉटलनेक था वो ये था उनका कैश फ्लो, क्योंकि उनका जीएसटी जमा हो जाता था और वो उन्हें बाद में, जिसकी वजह से उसे कैश फ्लो में दिक्कत आती थी. तो अब
जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, उनके लिए रिफंड की एक इजी स्कीम है जिससे वो रिफंड ले सकते हैं अपना। और दूसरी एक अंडरटेकिंग भी है कि वो अंडरटेकिंग देने के बाद उनको जीएसटी ना देना पड़े, जिससे उन्हें उनका जो पैसा है वो सारा अपने प्रोडक्ट को बनाने में लगे और उसको एक्सपोर्ट करने में लगे। जीएसटी की वजह से उनके कैश फ्लो में दिक्कत ना आए, तो ये एक्सपोर्टर्स को बहुत बड़ी सुविधा है। और हमारे इंपोर्टर्स के लिए बड़ा अच्छा कर दिया कि सिंप्लीफाइड कस्टम लिंक जीएसटी मैकेनिज्म बनाया है, जिससे कि ट्रांजैक्शन और कंप्लायंसेस दोनों आसान हो गए कि जो भी वो कुछ करेंगे उसके कंप्लायंस करने में उनको ज्यादा नहीं है दिक्कत। तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स के लिए बड़ा ध्यान रखा गया है कि जब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की बात कर रहे हैं तो हमारे आम आदमी, हमारे बिजनेसेस के साथ साथ हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर को भी उतना ही फायदा मिले, जिससे वो अपना पूरा ध्यान अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में लगा के देश को आगे बढ़ा सके। जी बिल्कुल। चंद्रशेखर सर, जिस तरीके से आपने बताया कि इसमें टैक्स फाइलिंग बहुत ज्यादा आसान हो गई है, तो मैं ये भी चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को आप बता दीजिए कि किस तरीके से इसकी टैक्स फाइलिंग होगी, रिटर्न फाइलिंग होगी और रिफंड का मैकेनिज्म क्या होगा। अभी जीएसटी न्यू रेजिम में रिटर्न फाइलिंग बहुत आसान होगा, क्योंकि अभी प्रोसेस में पूरा एआई से मैच कर रहे हैं इनवॉइसेस को। और दूसरा है अभी रिफंड। Refund almost is now real time based. Okay. So we can immediately file we can visualize our refund on real time basis and we will be able to get it immediately. So that is one of the biggest advantages in नेक्स्ट जेन जीएसटी। जी बिल्कुल, वो पोर्टल पे जाके जो एप्लीकेंट्स हैं वो स्टेटस देख सकते हैं और एआई से इसकी ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। So previously in the previous regime there used to be so many errors and mismatches between the invoices and our information. Now they are all checked only by the AI itself. So that is really a biggest advantage for trade. बिल्कुल जी। तो जिस तरीके से आप दोनों ने आज जीएसटी की न्यू रिजिम के बारे में हमारे दर्शकों को बताया है, ये जरूरी उनके लाइफ में और उनकी नॉलेज में बढ़ोतरी करने वाला होगा और ये एपिसोड भी उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। और जाने से पहले मैं चाहूंगी कि आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज हो जाए। सुनील सर, क्योंकि आप शो के मेंटर भी हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा, जीएसटी की जर्नी इंडिया की जर्नी के जैसी है, बोल्ड, चैलेंजिंग लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव। इस रिफॉर्म के साथ इंडिया ने सिग्नल दे दिया है कि हम सीरियस हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, फिस्कल प्रूडेंस के लिए और सोशल इक्विटी के लिए। बिल्कुल। और चंद्रशेखर जी, क्योंकि आप सीए भी है तो आपको पता है कि जीएसटी टैक्स फाइलिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हमारे दर्शकों ने भी आज इस एपिसोड से यही देखा होगा कि ये किस तरीके से उनके लिए भी बेनिफिशियल है और हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए भी बेनिफिशियल है। तो मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को आप जरूर एक मैसेज दें। Yeah, that GST 2.0 is a benchmark amendments brought in. I'm very sure that whole world will start looking at India, and we are now at number 4 in the GDP. Globally, I'm very sure with the revised GST amendments, we will be now reaching number 3 very soon, and I wish that. जी बिल्कुल। I also congratulate Doordarshan for hosting such a great event, because I'm very sure that particularly in south part of the country, the majority of the people still follow Doordarshan, and I'm very sure that this particular program will go to every individual in South India. जी बिल्कुल। और आज जीएसटी पर इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपने हमारे दर्शकों को दी है। हमारे शो में आने के लिए सुनील सर आपका, चंद्रशेखर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। जिस तरीके से हमारे शो की परंपरा है कि हम अपने गेस्ट को एक मोमेंटो से फेलिसिटेट करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि हमारे आज के गेस्ट श्री चंद्रशेखर जी को आप एक प्यारा सा मोमेंटो देके उनका अभिनंदन करें। तो आज के डिस्कशन में हमने जाना कि जीएसटी सिर्फ एक टैक्स सिस्टम नहीं है, बल्कि बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करने का एक फ्रेमवर्क भी है। सीए चंद्रशेखर अकुला जी ने डेटा के साथ बताया कि रजिस्टर्ड बिजनेस में कंप्लायंस रेट में 12 से 15% तक सुधार आया है, जबकि नए अपडेट्स के बाद रिटर्न फाइलिंग में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग बढ़ा है। और उधर सुनील कुमार गुप्ता जी ने हमें यह समझाया कि प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन कैसे बिजनेस को अननेसेसरी पेनाल्टी से बचाता है और कैश फ्लो को मजबूत भी बनाता है। दोस्तों, जीएसटी का मतलब सिर्फ टैक्स भरना नहीं है, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ग्रोथ और ट्रांसपेरेंसी का एक अवसर है। अगर हम सही जानकारी के साथ आगे बढ़े तो एमएसएमई सेक्टर से लेकर बड़े इंडस्ट्रीज तक सब इस सिस्टम का लाभ उठा सकते हैं।
आप हमें बता सकते हैं कि आपके बिजनेस या फिर रोजमर्रा के खर्च पर जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ा है। हमारे अगले एपिसोड में हम जीएसटी कंप्लायंस के प्रैक्टिकल टूल्स और केस स्टडीज लेकर आएंगे। तब तक इन्फॉर्म्ड रहिए, स्मार्ट प्लानिंग कीजिए और देश के विकास में अपना योगदान दीजिए। मैं हूं सिमरन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।